देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। इन्होंने कहा है ये इनकलिटी इनमें से किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मतलब कौन सा ग्राफ जो है, ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन नन में है। ठीक है, तो कौन सा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x1 तो हमने कहा था x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 जो है y कोऑर्डिनेट को। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग या ओरिजिन से तो ग्राफ हमारा जा ही रहा है। ठीक है, हमारा ग्राफ जो है ओरिजिन से जा ही रहा है। तो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं होता तब तो जो है ओरिजिन से तीनों ही लाइनें जा रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस इसमें जो है आपको यहाँ पे जो देखिए निगेटिव का साइन है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको जो है कौन सा फिट रहेगा। तो देखिए ओरिजिन से तो जाना है सबके लिए, उसमें कुछ हम लोगों को देखना है बस अप डाउन का, और इसमें भी जो है हम लोग का कुछ नहीं होना है। ये वाले ऑप्शन पे तो हमें जाना भी नहीं है, सेटेड भी नहीं किया गया है। तो फिर कैसे चेक करें, तो आप कोई भी पॉइंट लेके इसको चेक कर लो। हमने कहा था जब ओरिजिन से जा रहा था तो ओरिजिन को रख के हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, आप यहाँ 0 0 रख दो, x भी 0 है y भी 0, तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस ग्राफ में ये ओरिजिन है। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 को इक्वल टू भी लगा है तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो ओरिजिन सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड रीजन के अकॉर्डिंग हमको देखना है इक्वलिटी है वो इक्वलिटी भी होनी चाहिए। केवल इक्वल टू होता तो फिर ओरिजिन। ठीक है, अब जो है फिर हमने कहा था कि अब ओरिजिन अगर नहीं ले सकते, जैसे हम लोग का इसमें कुछ रहता था, ऐसे रहता था, इधर सेडेड रहता था, तो हम लोग देखते थे ओरिजिन इसके इधर है और ये सेडेड उधर है। तो अगर ग्रेटर का साइन रहता तो उधर के लिए, लेस देन का साइन रहता तो इधर के लिए होता था। लेकिन अब ओरिजिन यहाँ पे कैसे हमारा ये ग्राफ ही ओरिजिन से चला जा रहा है, तो कोई दूसरा पॉइंट आप ले लो, कोई भी दूसरा पॉइंट आप अपने से ले लो। ठीक है, ओरिजिन की इधर x प्लस में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो x की कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे चलो ले लिया हमने जो है x को कुछ भी मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, और y यहाँ पे 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 1 0 तो इसके नीचे की ओर है। अब हम इस पे रख के देख लेते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो x1 की प्लेस पे क्या रखेंगे, -1, x1 मतलब x कोऑर्डिनेट जो कि 1 है, माइनस पहले से लगा हुआ तो -1, ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये ओवरऑल 0 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0, ये -1 लेस देन आर इक्वल टू 0, ये सही है, बात सही है कि नहीं। ठीक है, तो -1 0 से छोटा होता है, तो ये सेटिस्फाई कर दिया, एक पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया तो आपका काम बन गया। दूसरे को नहीं भी चेक करेंगे, तो अगर आप ऐसे चेक करना चाहो, इधर एक ले लो, इधर आपका जो है x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट चलो +1 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे रख के चेक करो, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो यहाँ पे आप 0 ले लोगे, माइनस का कोई मतलब नहीं रह गया 0 के केस में, +2 × 1 क्योंकि y x2 मतलब y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 0, क्या ये सही बात है। तो क्या 0 से छोटा होता है, क्या नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट जो है इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जो है ये वाला पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर ही शेडेड होना चाहिए, इधर ही शेडेड है भी। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है बात नहीं। तो अब ये जो है पहला ग्राफ आपका सही हो गया, दूसरा वाला ग्राफ आपका सही है कि नहीं इसके हिसाब से। तो कभी कभी जो है एक से ज्यादा आंसर भी आपके हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर भी सही हो जाए। इसके लिए अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप, जैसे हमने ये लिया यहाँ पे, ये पॉइंट अगर हमने ले लिया 0 1, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, करेगा क्या। 0 और 1 के केस में ये केस बन गया था, तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 0 2 से छोटा, अरे 2 जो है 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो 2 जो है 2 0 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको इसको ध्यान रखिएगा।
2 0 से छोटा नहीं होता है। तो 2 आया कब? जब हमने ये पॉइंट रखा, और ये जो है गलत रिजल्ट दे रहा है, मतलब हमें इधर शेडेड हम नहीं कर सकते हैं। बात पहले पड़ रही है कि नहीं? इसका मतलब यही वाला आंसर सही है। इस पे तो कोई विचार ही नहीं करेंगे, शेडेड ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो जब एक आंसर आपका सही हो गया तो नन का कोई मतलब नहीं रह गया। तो क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर नीचे अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो आप आसानी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। इस पूरे एक्स एक्सिस पे 1 0 2 0 3 0 ये तो कम से कम हम ले ही सकते हैं ना। हम इधर का पॉइंट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा ग्राफ अभी इधर नहीं जा रहा है, इतने में इन्होंने रोक दिया है। तो हम इधर वाले नहीं तो एक्स एक्सिस के इधर की भी पॉइंट चेक कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो केवल यही तक पे हम यहाँ की कोई भी पॉइंट यहाँ पे रखना, एक्स एक्सिस के पॉइंट लेना हमारे लिए आसान है। हम यहाँ बीच में भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, 1 1 मिल जाएंगे मान लीजिए। अब लेकिन यहाँ के लिए कुछ क्लियर नहीं है कि कितना स्लोप ऐसे है कि ऐसे है, 1 1 आएगा कि उधर उस पार चला जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये पॉइंट सर्टेन इसके नीचे है, निश्चित रूप से इसके नीचे है, सर्टेनली इसके नीचे ही है कि नहीं? बात समझ में आ गई है? तो ग्राफ के ऊपर या नीचे का कोई एक पॉइंट जो सुटेबली आप आसानी से ले सकते हैं, उस पॉइंट को लीजिए और इन इक्वेशन में रख दीजिए और इक्वालिटी को देखिए वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसी साइड में शेडेड होना चाहिए। अगर उस साइड में शेडेड है तो आंसर सही है, उस साइड में शेडेड नहीं है तो आंसर गलत है। बात को सुन लीजिए, जो हम बोल रहे हैं कि आप ग्राफ के ऊपर या नीचे कोई एक सुटेबल पॉइंट ग्राफ को देख के ले लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया 1 0, नीचे लिया, ग्राफ से नीचे लिया, ठीक है। तो 1 0 लिया और हमने इक्वालिटी में रख दिया, हमको ये रिजल्ट मिला और ये रिजल्ट एकदम सही है क्योंकि -1 0 से छोटा होता है, ये जैसे बोल रहे हैं। तो हमारा लिया गया पॉइंट सही है क्योंकि वो इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसी पॉइंट के साइड में शेडेड होना चाहिए और इसी पॉइंट के साइड में शेडेड है। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा सही है। हमने एक एज्यूम किया कि चलो मान लो हम पहली बार ये न लिए होते, ये ले लिए होते अगर, तो इसको हम रखते यहाँ पे, तो x1 की प्लेस पे 0 और x2 की प्लेस पे 1 रखते, तो हमको ये रिजल्ट मिला 2 ≤ 0, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि 2 0 से छोटा नहीं होता है। तो इसलिए जो है जब हमारा लिया गया पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके साइड में शेडेड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साइड में शेडेड भी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं किया है, तो अगर इन जगहों पे जैसे हमने किया तो इसी साइड में शेडेड है, हम इसको लेके ये देख रहे थे तो इसी साइड में शेडेड है, जबकि उस साइड में शेडेड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन कोई किसी को? फर्स्ट में 7th पार्ट कितने हैं उसमें? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। उस दिन हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे? 4 अच्छा, तो 6 चलिए आपको कुछ एक 7 यहाँ दिख रहा है, ज्यादा बकवास नहीं दिख रहा है इसमें थोड़ा, लेकिन काफी ग्राफ है तो मैं इसको एक कर दूं क्या? 7 आप लोगों ने लगाया है, मैं अपनी तरफ से बता दूं थोड़ा सा 7 को, क्योंकि केवल ग्राफ पे है और ढेर सारे इसमें ऑप्शन बहुत दिक्कत पड़ेगा। चलो आपकी बात कर लेते हैं पहले। 7 बताते हैं, काफी इसमें कितना पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट का 7। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीन होने जो है चलो आपको
अब देखिए ये जो है y इज इक्वल टू हाफ हाफ x। हमने आपसे कहा है कि जब केवल x और y का टर्म हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, मतलब बिना x y वाला एक जो टर्म होता है वो ना हो, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास होता है पहली बार। तो इस पे तो हमें विचार ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे केवल x और y है, ठीक है, केवल x y है। तो x y है तो ओरिजिन से ग्राफ को जाना ही जाना है, तो केवल ये ओरिजिन से जा रहे हैं तीनों, इन्हीं के बारे में हमें सोचना समझना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो फट से हम लोग समझेंगे कि इनमें से भी एक कट जाने वाला है कि y, हमने ये सब समझाया था आपको, अभी 1/2 को गोली मारो, y इक्वल टू केवल x ले लो, y इक्वल टू x। तो आप अगर x को निगेटिव दोगे तो y भी तो निगेटिव आएगा। देखो बेटा समझो, अगर मैं x को निगेटिव वैल्यू दूंगा तो y भी तो निगेटिव ही आएगा, है कि नहीं। मतलब -2 को हमने रखा है x की वैल्यू, तो y भी -2 हो गया। x की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो y भी 0 हो गया। x की वैल्यू मैंने +1 दिया तो y भी तो प्लस, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो जो साइन x का वही साइन y का। तो ऐसे में जो है आप देखो कि आप इधर रहोगे तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ रहोगे तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब दोनों का सेम साइन आ रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, x निगेटिव तो y पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव तो y निगेटिव। अगर आप ऐसे आओगे तो देखो x इधर पॉजिटिव होगा, इसके करस्पॉन्डिंग y निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाता है, तो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये तो ओरिजिन से जा ही नहीं रहा है। तो ये ओरिजिन से तो जा रहा है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, अगर x पॉजिटिव है तो y निगेटिव है, तो ये दोनों तो गए, ये खत्म, ये खत्म। अब ये दोनों हैं, दोनों ही अभी तो साइन की वजह से दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बस देख लेना है कि इनइक्वालिटी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनइक्वालिटी में हम लोग बस ऐसे ही चेक कर लेते हैं, वही कि एक पॉइंट इसके नीचे ले रहे हैं, चलो 1 0 ले लिया, यहाँ पे रख लेते हैं y की प्लेस पे क्या है 0, फिर लेस देन आर इक्वल टू 1/2 into 1, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 हो गया। 0 1/2 से छोटा होता है कि बड़ा? छोटा ही होता है, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर से 0 छोटा होगा, ठीक है। अगर -1/2 होता तब तो ये बड़ा माना जाता, तो 0 छोटा है 1/2 से, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी साइड में शेडेड होना चाहिए। लेकिन क्या इसकी साइड में शेडेड है? नहीं है, उधर है। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका सही है। बात समझ में आ गई? तो आपका ये आंसर सही और ये आंसर गलत, और ये बाकी तो गलत नहीं है। ठीक है, तो और कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट का 8 वाला, देख लेते हैं। अब इसको रखो तुम। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का 8th पार्ट है। शेडेड रीजन के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वालिटी सेटिस्फाई उसको करने वाली है ये बताना है। लाइन L2 L3 L4 के लिए इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, तो चेक करते हैं कि कौन सी इक्वालिटी शेडेड रीजन के लिए है। तो L1 लाइन की बात करते हैं। इक्वेशन इन्होंने दिया है, अगर हमको लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते? जब दोनों इंटरसेप्ट पता हो, x और y इंटरसेप्ट, तो x के नीचे x इंटरसेप्ट L1 की बात कर रहे हैं, तो x को 6 पे कट कर रही है, ठीक है, तो x के नीचे 6 लिख देंगे। अगर इधर कट करती लेफ्ट साइड पे -6 पे -2 पे, तो नीचे -2 या -6 जो भी होता लिख देते हैं।
फिर प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, L1 जा रहा है y को कट कर रहा है 10 पे, तो y के नीचे 10 प्लस तो ये है इक्वल टू 1 होता है। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 30, तो 6 5 जा 30 होता है तो 5x हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस लगाया, 10 3 जा 30 होता है तो 3y हो जाएगा, होगा कि नहीं, 130 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने आपको कहा था कि अगर ये डिफरेंट होंगे तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया, हमारी इक्वेशन बन गई, तो ये L1 जो है इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह से L2 जो है, L2 में आसान है, ये L2 है, x को 9 पे कट कर रही है, y को भी 9 पे कट कर रही है, तो x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 9 इक्वल टू 1 करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से L2 का ये इक्वेशन मिल जाएगा। L3 की बात करिए, L3 आपका जो है देखिए कहाँ है, अब ये देखिए ओरिजिन से जा रहे हैं तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, केवल x y का टर्म होगा। तो ओरिजिन के लिए हमने आपको कहा है कि कैसे ओरिजिन वाला इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जो है कोई भी पॉइंट आप जो है इन्होंने दे दिया है, अपनी तरफ से दे दिया है, यहाँ पे एग्जैक्ट कोई पॉइंट हम नहीं तो हम निकाल लेते हैं, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ से, ये जरूरी नहीं कि इसके एग्जैक्ट ऊपर हो, ऐसा ग्राफ में एकदम क्लियर नहीं था, हमने देखा भी था, जिससे हम इसको कह पाए कि इसका कोऑर्डिनेट आपका ये 5 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कुछ समथिंग हो जाएगा, एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने जो है ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, देखिए नहीं है, बाकी जो है निकालने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल इसके अलावा कि ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन ये जो दी गई है आप इसी को मानेंगे, ठीक है। इक्वेशन का मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज हमें चाहिए होता है, या तो 2 पॉइंट चाहिए होता है, 2 पॉइंट पता हो तो उससे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये पता है, 2 पॉइंट पता है, ठीक है। और या तो फिर जो है हमने इक्वेशन भी लिखाया था तो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का, और या तो एक ही पॉइंट अगर पता है, जैसे इन दोनों लाइन के केस में एक पॉइंट पता है 0 0 से जा रही है और साथ में स्लोप पता हो, तो स्लोप नहीं पता है आपको तो आप इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, तो खैर नहीं बना सकते, इसीलिए इन्होंने ये बना के दिया हुआ है, और ये भी दूसरी वाली भी ओरिजिन से पास हो रही है, ये दिया हुआ है, तो ये लाइन के हमारे पास इक्वेशन हो गए। अब देखिए किस पार्ट के लिए कौन सा यहाँ पे सही होगा, इनका जो है हम ग्राफ बनाएंगे अपनी तरफ से और चेक करेंगे। तो इन्होंने हमें चेक करना है, ये पहली वाली L1 की बात करिए, तो L1 के देखिए नीचे की ओर ओरिजिन हमारा है, एक पॉइंट मिल गया, इसको हम चेक कर ले रहे हैं कि इसके लिए अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेट को कराना चाहें, सेट करना चाहें तो किधर करेंगे। हम ओरिजिन पहले लाइन में रख ले रहे हैं, इसमें जो है चलिए यहीं पर रख दे रहे हैं, 0 0 रख देंगे, 0 0 तो 0 इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब इसके उसमें आइए, ये पहली जो हमारी इक्वेशन है, तो 0 लेस देन 30, तो 0 लेस देन 30 होता है क्या, पहली लाइन यही है, आप देख लीजिए, इसमें 0 0 रख देते हैं, चेक करते हैं ओरिजिन लाई करेगा कि नहीं इसी इक्वलिटी में, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 लेस देन 30, तो 0 लेस देन 30 होता है, तो L1 जो है 0 साइड में सेटेड होना चाहिए, तो क्या L1 0 साइड में सेटेड है क्या, ऐसे होना चाहिए L1 सेटेड इधर से, तो ऐसा कहीं नहीं है, अगर ऐसा होता, अगर इस तरह से ये सेटेड है ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन रीजन है वो ये है, इसका मतलब सेटेड उधर होना भी चाहिए था, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इधर ये सेटेड है भी नहीं, क्योंकि अगर इधर रहा होता तो ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब चारों स्ट्रेट लाइन जो है उनका कॉमन रीजन, मतलब सेटेड रीजन उनका उसी की ओर आए, इसी तरफ सबका सेटेड रीजन आना चाहिए, क्योंकि यही सोल्यूशन आपका है, सोल्यूशन वाला ग्राफ यही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका भी सेटेड रीजन ऊपर की ओर होता तब तो ये रीजन इसके ऊपर की ओर में आता है ना। तो यहाँ तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब कर रहा है तो ऐसे सेटेड होना चाहिए, जो कि है नहीं, इसलिए इस वाले पूरे ऑप्शन को हमारी होगी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है।
चलिए दूसरे पे चलते हैं। यहाँ लेस देन था, यहाँ भी लेस देन का ही मामला है, तो ये भी नहीं बनने वाला है कि नहीं? बोलो आप लोग, जो मैं कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? अगर मैं इस पहले इक्वेशन में 0 0 रख दे रहा हूँ तो 0 लेस देन 30 होता है, आ जाएगा 0 लेस देन 30। तो जब सेटिस्फाई हो रहा है तो 0 के साइड में एलोन को सेट करना चाहिए, तो एलोन को हमें ऐसे ही सेट करना पड़ेगा, ऐसे सेट करना पड़ेगा, ऐसे। तो जब ऑप्शन बी में अच्छा ग्रेटर का है, ओके देख लीजिएगा अगर उससे कहीं अच्छी से नोट हो गया कुछ ऑप्शन में, ठीक है ये है ना, ओके। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो इसके हिसाब से तो हमें ऐसे सेट करना चाहिए, तो ऐसे सेट करने पे ये कॉमन सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन है तो इसका भी सेटेड रीजन उधर ही आना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब अब हम जो है पहले वाले को तो मार दिए गोली, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो गया, दूसरे में पहला काम तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 30 गलत बात है, इसलिए हम नीचे की ओर तो नहीं करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे। जब इसमें हम एलोन को ऊपर की ओर करेंगे तो ये कॉमन रीजन आएगा, तो अभी ये सही चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि कॉमन रीजन जो है सोल्यूशन रीजन ऊपर की ओर ही है एलोन के, तो अभी तो फिट हो गया। सेकंड वाले में चेक कर लो, ये आपका सेकंड लाइन L2 है, x + y ≤ 9 ये है। इसमें अगर मैं इसके नीचे ओरिजिन आ रहा है 0 0 चेक करता हूँ, देखता हूँ तो 0 + 0 0 होगा, 0 लेस देन 9 सही बात है। तो इसको L2 को हमें 0 की तरफ मतलब ओरिजिन की तरफ ऐसे सेट करना पड़ेगा, और जब मैं ऐसे करूँगा तो ये रीजन आ जाएगा कि नहीं? तो इसलिए अभी ये भी सही चल रहा है। चलिए अगला इसमें चेक कर लेते हैं इसको। अब इसमें देखिए ये ओरिजिन से ही जा रहा है, तो कोई भी पॉइंट, ये आपकी L3 है, L3 हमारी ये वाली लाइन है, तो देखिए यहाँ का कोई एक पॉइंट ले लो जो इसके नीचे की ओर है। चलो ये ले लिया 3 0, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 0, और 3 0 यहाँ रख के चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, 3 रखेंगे 3/3 1 हो जाएगा, ये 0, तो 0 ग्रेटर देन 1 गलत बात है ना? तो 0 ग्रेटर देन 1 होता ही नहीं है, इसलिए L3 में ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है हमारा। ये कब आता है? जब नीचे की ओर करते, लेकिन वो करार नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर की ओर करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? और जब ऊपर की ओर करेंगे तो ये रीजन आपका आ जा रहा है, इसका मतलब अभी ये भी सही चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, इस पे देख लेते हैं फोर्थ वाली में भी यही पॉइंट रख लेते हैं, फोर्थ वाली के लिए भी एक रख लेते हैं, चाहे इधर का रखो चाहे इधर का, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये 3 0 यहाँ पे भी रख देते हैं, अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, ये 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3/2 होता ही है, सही बात है। तो इसको जो है ओरिजिन और ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए L4 पे इसकी ओर करना पड़ेगा सेडेड, और इसकी ओर जब करेंगे सेडेड तो ये कॉमन रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब ये भी सही है, और साथ में जो है ये तो बात है ही है, पॉजिटिव तो है ही है, ये दोनों x y दोनों ही पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी सही है क्योंकि वो पॉजिटिव रीजन में ही है, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो जो सबसे पहले सॉल्यूशन आपको मिलेगा आप उसी को टिक करिएगा, अगर बोथ का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो। बात समझ में आ रही है? मान लो ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता, तो आपको जो है अगर या तो बी और सी बोथ का ऑप्शन दिया होता तब तो उस पर टिक करते, अगर नहीं दिया है तो पहले बी सही हो गया, सही प्रूव हो गया था, तो तब इसी को करते, तब इसको हम ना करते। बात समझ में आ गई? ओके बेटा, तो आंसर सही है, ई दिया है, ई कहां से हो जाएगा? ई दिया, देखो तुम्हारे वाले बुक में मिसप्रिंट है, कहीं एक बार और तो बेटा मिसप्रिंट मिला था ना, उसको करेक्शन कर लेना। हाँ, उस बुक में जो है लगता है मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है।
तो अब रख कर दूं इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में इसको? चलिए अब जो है और किसी ने कुछ लगाया है ना, नोट करना पड़ता है इसमें कि हिम्मत नहीं करती कि अगला कुछ बताए। इसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए होता है कि इस चैप्टर के लिए फट से लिख दिया, आ गया सामने तो समझा दिया, ऐसे वैसे किया, मार्क भी हो जाता फटाफट, है ना। तो अब आप लोग जब इसके और क्वेश्चन लगा लीजिएगा तब बताऊंगा, ठीक है। आसान होते हैं इसके क्वेश्चन, देखिए अगर आ गया तो आप फट से कर लोगे, ठीक है। तो अब आप लोग कर लेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी मैं जो है कैलकुलस पे आ जाता हूँ। कैलकुलस क्योंकि आपको कोई इस तरह डिटेल का नहीं है, आपको केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नॉर्मली आना चाहिए, बस इतना ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो वो बहुत आसान है, केवल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिक फंक्शनों का जो है वो बहुत आसान है, फार्मूले पे बेस्ड होता है और उसी से आपका काम बन जाएगा। उसका कोई डिटेल आपको नहीं है, कोई उसका कॉम्प्लिकेशन वाला पोर्शन आपके इसमें सिलेबस में हमारे समझ से होगा ही नहीं, ठीक है। बेसिक कैलकुलस है तो उसको मैं आज आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स भी डाल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, और ऑब्लिक करके डिफरेंशिएशन ये दिया है। तो मेरे पास बुक से नहीं है, ये तो मैंने सुना बुक की बहुत कमी है। चलिए डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, कैलकुलस में आ जाते हैं। थोड़ी सी उसकी बात कर हम लोग जो है उसके कंसेप्ट को लेकर थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, एक मोटा मोटा आपको हिसाब किताब बता देते हैं। तो एक अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में मैथ दिया रहा हो तो जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये सपोज को इन 2 पॉइंट से जा रही है, ठीक है। इनकी है यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 y1 ये x2 y2, ये 2 पॉइंट हमने स्ट्रेट लाइन पे ले लिए और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इसे x एक्सिस पे। तो जब परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ x कोऑर्डिनेट जो होगा ये x1 ही होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे x2 है x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे भी जो है x2 आएगा। इसी तरह से y पे परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ y कोऑर्डिनेट y1 है तो यहाँ पे भी आएगा, ये y2 आएगा। और ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, पॉइंट
था, ये पॉइंट बी था, इस पॉइंट को मैं इसकी जोड़ दूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस लाइन को आगे आप बढ़ा दो, तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो लाइन जा रही है जिसपे ये दो पॉइंट हमने लिए हैं, तो इस पॉइंट के जो स्लोप की बात होती है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी, तो इस पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दो तरह से निकाला जाता है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये थीटा एंगल अगर बना रही है, ठीक है, तो अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इसी के पैरेलल ये है। हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है इसके साथ पैरेलल है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब दो लाइनें ऐसी हों और उनके बीच में ये दो एंगल होते हैं, ये कोइंटीरियर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल है, और इनका सम होता है 180। कब होता है? जब ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल होती हैं। जब ये पैरेलल नहीं होंगी, जैसे एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और ये भी कोइंटीरियर ही है, एक ही साइड के अंदर वाले हैं, इनका सम 180 नहीं होगा। लेकिन इनका सम अगर 180 हो गया तो इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 180 हो रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि ये 90 है, ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राइंग किया था, ये भी 90, ये भी 90, ये दो लाइनें आप चाहो इसको ऐसे बढ़ा दो, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये 90, ये 90, 180 हो गया, इसका मतलब ये और ये पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो जाने पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो इस एंगल के साथ करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड का एंगल और साथ में पैरेलल के भी साथ सेम पोजीशन वाला। तो इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल तो ये दोनों हैं, पहली बात। और पैरेलल के साथ ये ऊपर का है, ये भी पैरेलल के साथ ऊपर का है, तो सेम पोजीशन में होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो है करस्पॉन्डिंग हो गए। तो वैसे ही देखिए ये एक्स एक्सिस और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो पैरेलल के ऊपर ट्रांसवर्सल के साथ, क्योंकि पैरेलल के नीचे भी ट्रांसवर्सल के साथ एक एंगल बन रहा है, तो उस एंगल की हम बात नहीं कर रहे, पैरेलल लाइन के साथ ट्रांसवर्सल के साथ ऊपर की ओर, तो ये पैरेलल लाइन के साथ ट्रांसवर्सल के साथ ऊपर की ओर, तो ये भी एंगल थीटा ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, तो स्लोप के लिए जो है दो फार्मूले होते हैं, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो फार्मूला होता है tan थीटा। अगर इस एंगल की वैल्यू पता हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है, उस एंगल का tan ले लीजिए तो आपको उस लाइन का स्लोप पता चल जाता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब आप एक्स एक्सिस पे अपनी पेन रखिए और लाइन की ओर चलिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल है इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कहते हैं। और आप पेन एक्स एक्सिस पे रखिए लेकिन क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है लाइन के लिए, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल क्लॉकवाइज है, इसको हम नहीं लेते हैं। स्लोप के लिए एंटी क्लॉकवाइज साइड से लिया गया एंगल ही हम मानते हैं, इसी को कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लिया गया एंगल। तो स्लोप के लिए थीटा जो यूज करते हैं हम लोग, ये वाला थीटा यूज करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए यही एंगल है ये, ठीक है ना। तो tan थीटा से स्लोप अगर आपको मान लो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आपको इस लाइन का स्लोप पता चल जाता √3, ठीक है। अगर मान लो ये 45 होता तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो m 1 आ जाता। इसका स्लोप जो है, इसका झुकाव जो एक्स एक्सिस के साथ है वो 1 होता है, ठीक है। तो अब दूसरा क्या रास्ता है स्लोप निकालने का? दूसरा रास्ता है कि tan थीटा की ही हेल्प लेते हैं। tan थीटा को अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए पहली बात, तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने यहाँ पे राइट एंगल देखिए बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर उसको कहते हैं जो थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है, ये साइड है परपेंडिकुलर जो कि BC है यहाँ पे। तो BC अपॉन बेस मतलब वो साइड जो एंगल कंटेन कर रही है, जो हमने थीटा लिया है,
वो ये वाली साइड है, ये भी है, लेकिन ये 90 के अपोजिट है और 90 के अपोजिट साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बेस हो गई। थीटा जो आपने लिया उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और दूसरी वाली जो साइड है वो बेस कहलाती है। 90 के अपोजिट वाली को तो हमेशा हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उससे अभी आपको यहाँ कुछ लेना लाना नहीं है। तो जो दूसरी वाली साइड है बेस वो AC है। तो अब BC की बात करिए, BC ये वाली लेंथ है इतना, तो ये वाली लेंथ की अगर आप बात करिए ना कि ये y2 है यहाँ से लेके यहाँ तक B तक, क्योंकि y कोऑर्डिनेट y2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट y2 है। देखो यहाँ से यहाँ तक y2 है, वही वाली हाइट है ये। और यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट की बात करिए तो चूंकि ये पैरेलल है इसी एक्सिस के, तो जो यहाँ y कोऑर्डिनेट यहाँ होगा वही y कोऑर्डिनेट यहाँ, वही y कोऑर्डिनेट यहाँ, वही y कोऑर्डिनेट यहाँ, क्योंकि ये टेढ़ी-मेढ़ी हो ही नहीं रही y की वैल्यू कम ज्यादा होगी। तो ऐसे में y1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट y1 होगा। तो ये हो गया यहाँ तक आपका y1। तो देखिए y2 यहाँ तक है, उसमें से इतना माइनस कर दोगे, ये पूरा y2 और इतना केवल y1, तो y2 से y1 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका निकल आएगा y2 माइनस y1, केवल इतना। बात समझ में आ रही है? yes, तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर है BC, जो कि आ गया y2 माइनस y1 अपॉन AC की बात करिए, AC केवल इतना है। तो अब इसको कैसे निकालें? तो C पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये और ये यहाँ पे x1 आ गया, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम x2 बोलेंगे, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को x1 बोलेंगे। ठीक है, तो इस x2 से ये x1 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, और जितना ये होगा उतना ही जस्ट अपोजिट ये भी होगा x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये जो है इसके साथ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो x2 माइनस x1 ये भी हो गया, ये x2 माइनस x1। तो इस तरह से स्लोप के लिए जो है आपके पास दो फार्मूले हो गए, tan थीटा हो गया, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगर थीटा दिया हो तो आप ये यूज कीजिए, नहीं तो दो पॉइंट दिए हो जिनसे हमारी लाइन पास हो रही है, तो दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस से आपको स्लोप पता चल जाए। ठीक है, ओके। टाइम अभी हो जाएगा तो बताइए। टाइम हो गया है, थोड़ी सी बात एकदम हो गया क्या? यस सर, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, इसमें कम बच्चे हैं, सेट करा दीजिए। अच्छा चलिए, बस एक आध मिनट है। ओके, थैंक यू बेटा, ये निकाल दीजिएगा।